नमस्ते भैया। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको इतनी तकड़ी पड़ रही सर्दी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैं? पहले बड़े बूढ़े कहते थे भैया जाड़ा पड़ना भी जरूरी है। हम कहते थे भाई सर्दी बहुत पड़ रही है, तो पहले ये होती थी बात, नहीं नहीं सर्दी पड़नी भी जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आपको एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और एक्सप्लेनेशन को आपको बहुत फोकस रखना है। उसी एक्सप्लेनेशन से याद रखना आपको बहुत सवाल मिलेंगे, ठीक है। और आपको खुद को जज करने में भी मदद मिलेगी। हमारा पहला सवाल आपके साथ 10 करोड़ रुपए के लिए स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल है कि भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब जीता था। मुझे इस चीज की बड़ी कई बार हैरानी होती है। मैं कई बार चर्चा भी इस चीज की करता हूं लोगों से कि हमारे, आप गांव देहात में चले जाइए, खूब लोग दौड़ने भागने वाले हैं, लेकिन पदक इतने हमारे उस हिसाब से नहीं आते। ये एक बड़ा विचारणीय विषय है कि हम लोग इतनी बड़ी आबादी में पदक क्यों नहीं आता। हालांकि इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, बताऊंगा कभी। तो सबसे पहले ये पदक जीतने वाली थी लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन है जी? अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज ने इस पदक को जीता था। और ये विश्व एथलेटिक्स की ये प्रतियोगिता जो हुई थी, ये 2003 फ्रांस में हुई थी। कहां हुई थी? 2003 फ्रांस में ये प्रतियोगिता हुई है। तो इन्होंने भारत का ये खाता खोला और पहली बार लंबी कूद में इन्होंने इस पदक को जीता था। अच्छा, इसी बात के लिए इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, इन्हीं को अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार मिला। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी पुरस्कार मिला था भैया। और 2004 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। 2004 में क्या मिलता है इनको? पद्मश्री भी मिला था। कहां जन्म हुआ था इनका? जन्म केरल में हुआ है। कहां हुआ है? केरल में। लगे हाथ आप एक चीज और समझ लीजिए, एक है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा, जब इस क्लास को आप पूरी देख चुके हों तो आप सोचिएगा कि पीटी ऊषा का संबंध किससे है। पीटी ऊषा भी हैं, तो ये भी बताना है जी पीटी ऊषा का संबंध किसके साथ है। तो 2003 में फ्रांस में ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें इन्होंने इस पदक को जीता था। भारत के गौरव और यश का आखिरी सूर्य किसे कहा गया है? देखिए, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, हेमू विक्रमादित्य, है ना। मैंने तो हालांकि अब तो बात ही डिकोड कर दी, विक्रमादित्य शब्द ही बोल दिया तो फिर क्या रह गया। एक व्यक्ति है, नाम है हेमू। ये हेमू कौन था? ये सूर्यवंश का सेनापति था। ये सूर्यवंश का प्रधानमंत्री हुआ करता था। सूर्यवंश का प्रधानमंत्री है। और आप, इसी की उपाधि है विक्रमादित्य। भारत में 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि ली है। इसी की एक उपाधि है, नाम है विक्रमादित्य। उपाधि है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इसकी उपाधि है। इस बात को नोट कर लेना कि आज तक 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि ली है। 14 राजा ही विक्रमादित्य की उपाधि ली है। अभी तक 14 राजा विक्रमादित्य की उपाधि ले चुके हैं। अभी तक 14 राजा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप विक्रमादित्य की उपाधि वाले किसी राजा को सबसे ज्यादा जानते हो तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, जो गुप्त वंश का राजा था, जिसके दरबार में नवरत्न थे, है ना, जिसे परम भागवत, महाराजा अधिराज, विक्रमादित्य, ये सब उपाधियां मिली हैं। उस आदमी का नाम जरूर याद रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश का राजा, समुद्रगुप्त का लड़का। किसका लड़का? समुद्रगुप्त का। ये क्या था? इसी ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। किस परिस्थिति में लड़ा था? परिस्थितियां ये थी कि असल में हुमायूं की मृत्यु हो गई दीनपना भवन से गिर के। उस समय अकबर पंजाब में था। सूर्यवंश से झगड़ा हुआ था हुमायूं का, उन्हीं को हटाकर सत्ता दोबारा काबिज की थी। पहले हुमायूं को सूर्यवंश के शेरशाह सूरी ने हटाया था, सत्ता पे दोबारा बैठा था, दीनपना भवन की लाइब्रेरी से गिरकर मर गया। लेन पूल ने कहा कि सारी जिंदगी लुढ़कता रहा, आखिर में लुढ़क पुढ़क कर ही मर गया। तो इस समय सूर्यवंश का एक सेनापति हेमू विक्रमादित्य को यह क्या लगता है, ये एक मौके के रूप में दिखाई दिया। वो दिल्ली की तरफ चला और पता चलता है कि इसी बीच पानीपत का दूसरा युद्ध उसका अकबर से हुआ। अकबर वर्सेस हेमू के बीच में, अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट टू बी नोटेड है माय लॉर्ड। अकबर की सेना की जो वास्तविक कमान थी इस समय बैरम खान के हाथों में थी। किसके हाथों में है? वास्तविक कमान बैरम खान के हाथों में थी।
बैरम खां के हाथों में है और यह युद्ध 1556 में लड़ा गया भैया, 1556 में। एक पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं जानते हैं आप? बताइए, पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं? तो आपको यह बात याद रखनी है कि अभी तक पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए हैं। पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए। एक 1526 में लड़ा गया, दूसरा 1556 में लड़ा गया और तीसरा 1761 में लड़ा गया। 1761 में यह युद्ध किस किस के बीच में था? आपको पता होगा, बाबर है, बाबर के साथ लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी ने लड़ा था। किसने? इब्राहिम लोदी ने। इसमें आपको पता है कि हेमू था, हेमू वर्सेस अकबर है, हेमू और अकबर है इसमें। और ये मराठे और अब्दाली के बीच में, मराठे वर्सेस अब्दाली के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था भैया। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो ये व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम हेमू है, हेमू विक्रमादित्य। कहते हैं कि युद्ध में हेमू जीत रहा था, लेकिन अचानक से गड़बड़ ये हो गई कि हेमू की आंख में एक तीर लग जाता है। उस तीर के बाद एक ऐसी भगदड़ मची कि उस भगदड़ के बाद हेमू हार गया। ठीक है, चलिए साहब, कौन थे? हेमू विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ये रचनाएं लिखी हैं जिनमें कामायनी है, ध्रुव स्वामी है, कंकाल है, तितली है, स्कंदगुप्त है, लहर है, ममता है? मैं और बता दूं, अगर आप इन सब को देख रहे हो तो कुछ अन्य रचनाएं भी मैं आपको बता दूं। इनकी कुछ अन्य रचना है, जैसे अजात शत्रु लिखी है इन्होंने अजात शत्रु भी इन्हीं की एक रचना है। अजात शत्रु मगध के हिर्यक वंश का एक राजा, जिस पर यह आरोप है कि उसने अपने पिता को मार दिया था। ठीक है, इन्होंने चंद्रगुप्त भी लिखी है, चंद्रगुप्त भी लिखी है, चंद्रगुप्त। इनका नाम जयशंकर प्रसाद है। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद इनका नाम है भैया। जन्म वाराणसी में हुआ था। कहां हुआ है? वाराणसी में हुआ था। और जो कामायनी है इनकी श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। जो कामायनी है ये ही इनकी श्रेष्ठतम रचना मानी गई है। श्रेष्ठतम रचना, ये ही इनकी श्रेष्ठतम रचना जो है मानी गई है। कामायनी इनकी श्रेष्ठतम रचना है। अन्य रचनाओं में एक अजात शत्रु है, चंद्रगुप्त है। ये कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की प्रयागराज, बनारस, ये बेल्ट है, इस बेल्ट में साहित्यकार बहुत हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद का नाम आप ले सकते हो, है ना, जयशंकर प्रसाद का नाम आप ले सकते हो। बड़ी अच्छी भूमि है साहित्यकारों के लिए, लेखकों के लिए। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। किसके द्वारा की गई है? देखिए, असल में पहले हुआ करता था योजना आयोग। क्या होता था? योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग के स्थान पर एक नीति आयोग लाया गया था। क्या लाया गया है? नीति आयोग। ये जो नीति आयोग है, असल में नीति तो आपको हिंदी में लग रहा है शब्द, नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है जी? नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। और ध्यान दीजिए, ये जो नीति आयोग है इसका गठन 2000, घोषणा तो 2014 में हो गई थी, 2015 में ये बना। कब बना? 2015 में ये बना। और ये नीति आयोग की जगह लाया गया था, है ना। नीति आयोग का काम क्या था? पंचवर्षीय योजना को वास्तविक रूप प्रदान करना। और बाद में नीति, जो पंचवर्षीय योजना होती थी, क्योंकि 12 पंचवर्षीय योजना चली, तो पंचवर्षीय योजना पर आखिरी मोहर एनडीसी लगाता था। एनडीसी क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। आगे देखिए, अब इसमें एक होते हैं उपाध्यक्ष, जो नीति आयोग के इस समय अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो प्रधानमंत्री इस समय भारत के कौन हैं? नरेंद्र मोदी हैं। एक इसके उपाध्यक्ष होते हैं भैया, इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है इसके? इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। क्या है जी? सुमन बेरी। और इसके एक होते हैं सीईओ,
BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम इसके क्या हैं, इसके सीईओ हैं। क्या है जी, सीईओ। और एक चीज और सुनो, इसके एक सीईओ होते थे अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया इस समय वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। क्या है, वित्त आयोग के चेयरमैन। कमेंट सेक्शन में छोड़ना इस बात को कि वित्त आयोग का जो है गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। अब सवाल क्या है हमारा, हमने एक बेसिक जानकारी वहां इकट्ठा की तो पता चला कि नीति आयोग की स्थापना हुई कैसे। इसकी स्थापना संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से हुई थी। इसका डिक्लेरेशन मोदी जी ने तभी कर दिया था कि भाई 2014 में कि हम एक नीति आयोग बनाने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप ये सोचें कि योजना आयोग का काम खत्म करके मतलब काम को कम कर दिया सरकार, अब भलाई के लिए नहीं सोचती, नहीं। योजना आयोग से बस इसको, ये एक थिंक टैंक है लाइक द योजना आयोग, ये भी एक थिंक टैंक जैसा ही है जो सरकार को सलाह देता है देश की तरक्की के लिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में प्रश्न है। आप एक चीज समझिए, किसी भी व्यक्ति के जो मानव अधिकार होते हैं उन्हें कौन बचा सकता है, कैसे पता चलेगा मानव अधिकार। कई बार इसमें संवैधानिक, लीगल बहुत सारे पॉइंट निकल कर आते हैं। तो ये तो बात सच है कि होंगे तो हाई कोर्ट के, होंगे तो इसमें कोई जज ही। तो ये कब बना था, 1993 में बना था। निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। इसके लिए एक हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति चाहिए। क्या चाहिए, हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्चतम, देखिए सेवारत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो सेवारत है वो कैसे होंगे। देखिए जो सेवारत हैं तो वो तो उनको, इसमें एलिजिबिलिटी यही है कि वह क्या होना चाहिए, बताइए। इसमें एलिजिबिलिटी तो यही है कि होगा तो हाई कोर्ट का ही, बिना हाई कोर्ट के बात इसमें नहीं चलेगी। इसमें हाई कोर्ट का ही कोई, सुप्रीम कोर्ट का ही कोई जज जो है इसका चेयरमैन बनता है। सवाल हमारा यह है कि यह बताइए कि इसमें कौन होगा वो शख्स जो इसका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बन सकता है ना। ठीक है, तो देखिए जहां सेवारत है उनको हटा दीजिए, क्योंकि सेवारत व्यक्ति का कोई काम नहीं है, उसको केवल पहले वहां पे जहां काम है वहीं पे होगा, और मामला केवल हाई कोर्ट से होता है, तो सुप्रीम कोर्ट से। तो दादा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही क्या बन सकते हैं, इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। वी राम सुब्रमण्यन इसके इस समय चेयरमैन है। मानव अधिकार आयोग कब बना, 1993 में बना था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ये सवाल भी पूछा जाता है कि मानव अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब स्थापना हुई थी, 1993 में हुई थी। ये प्रश्न, ये साल भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार निम्न में से कहां में से के बारे में क्या सही है। सूचना का अधिकार, क्या यह एक राजनीतिक अधिकार है, क्या यह एक संवैधानिक अधिकार है, क्या यह एक विधिक अधिकार है। पहले तो आप समझिए सूचना का अधिकार क्या कहता है। सूचना का अधिकार कई बार इसे यह भी कहा जाता है कि देखो सरकार ने अपने गले में ही फंदा लटकाया है। आप चाहें तो सरकार से बहुत सारे मामले पर सूचना मांग सकते हैं, जवाब नहीं। पहले तो आप ये समझिए, सूचना मांग सकते हैं, जवाब नहीं। कि अब उस सूचना के आधार पर आप क्या डिस्कस करें, आप क्या लिखें, आप क्या समाचार पत्र में छापें, वो एक अलग मामला है, ठीक है। तो जो सूचना है का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये 2005 में आया था। और भैया ये एक विधिक अधिकार है, इट इज ए लीगल राइट, ये एक विधिक अधिकार है। और मैं ये मानता हूं कि ये अधिकार अगर सरकार ने दिया तो ये सरकार की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को बताता है। कि हालांकि कुछ चीजें हैं जिनके बारे में सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। कल को आप ये पूछो कि ये बताइए आईबी के मिशन कहां कहां चल रहे हैं, वो क्यों बताएंगे। आप ये पूछो कि भारत में कितने परमाणु बम कहां कहां रखे हैं, ये हमें बता दीजिए, वो नहीं बताएंगे आपको। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये याद रखना कि भारत, अब बड़ी अचंभित करने वाली बात है, एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो हैं एक दूसरे को ये बताते हैं कि हमारे पास कितने बम हैं, हमारे कितने न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं। 1 जनवरी, हर साल 1 जनवरी को ये सूचना आदान प्रदान होती है। कितने अचंभित कर देने वाली बात है ना। लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में परस्पर सहयोग और विश्वास बना रहे। हालांकि उसकी एक घोर कमी नजर आती है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है दोनों देशों के द्वारा कि भाई हम आपस में इस प्रकार की सूचनाएं आदान प्रदान करें ताकि एक विश्वास बना रहे। तो सूचना के अधिकार से बहुत सारी चीजें बाहर होती हैं, जैसे कैबिनेट
जो कैबिनेट की क्या चर्चा हुई, वो सूचना के अधिकार से बाहर होती है। विधिक अधिकार है और सूचना का अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के भाग ए, जिसमें वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसकी स्वतंत्रता है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके तहत क्या बनाया गया है, उसी के तहत आपको यह फंडामेंटल राइट भी घोषित किया गया। क्योंकि इसलिए घोषित किया गया क्योंकि इसी में प्रेस की आजादी है। क्या है, प्रेस की आजादी। अब जब आप प्रेस की आजादी ले रहे हैं, बात समझिए, आपको इच्छा है इस बात की कि मुझे फ्रीडम होनी चाहिए कुछ भी छापने की, तो जानकारी है नहीं, छापोगे क्या? जानकारी है ही नहीं तो क्या छापेंगे आप? तो प्रेस की आजादी के तहत इसको एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। इट इज ए लीगल राइट। क्या है ये? एक लीगल राइट है जिसे सूचना का अधिकार कहते हैं। निम्न में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक उपाधि प्रदान की थी, सुल्तान की पदवी? हालांकि मैं आपको बता दूं, यहां से एक चीज याद रखिएगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने स्वयं को मलिक व सिपह सालार कहा था। उसने क्या कहा था? इसने कहा था स्वयं को मलिक व सिपह सालार। इसने स्वयं को मलिक व सिपह सालार कहा था। क्या कहा है? मलिक व सिपह सालार कहा था। लेकिन कहा जाता है कि जो सुल्तान मोहम्मद था, देखिए, ताजुद्दीन यल्दीन, शहाबुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन मोहम्मद, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम था। तो मोहम्मद गौरी ने इसको कहा था, गौरी ने इसको ये बनाया था। हालांकि मैं बता दूं, ऐसा कहना थोड़ा सा अनुचित हो जाती है क्योंकि इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि ली नहीं है। फिर भी हम ये मान लेते हैं कि शायद शहाबुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, गौरी जो है, इस गौरी ने इसको सुल्तान की उपाधि दी थी और लाहौर का में इसने गद्दी संभाली थी। इसने भैया लाहौर से सत्ता संभाली है, लाहौर से सत्ता संभाली है। इसी बेस पर इस व्यक्ति को यह सवाल डिकोड किया गया है कि सुल्तान की उपाधि कहां से ली है। हालांकि इसकी खुद की उपाधि क्या है? मलिक व सिपह सालार है। यह याद रखिएगा। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, इसे लाख बख्श भी कहते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज कुरान खां। क्या कहा जाता है? कुरान खां भी कहा जाता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसे पील बख्श भी कहते हैं। पील माने होता है हाथी, पील बख्श भी इसे कहा जाता है। एक बात और याद रखिए, इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। अजमेर की ये बात है। अजमेर में क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का क्या बनवाया था? झोंपड़ा बनवाया है। इसी ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई है। कुव्वत का अर्थ होता है ताकत, उल का अर्थ होता है का, और इस्लाम का अर्थ तो इस्लाम ही होता है। इस्लाम की ताकत नामक की मस्जिद दिल्ली में बनवाई गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू इसने करवाया था। क्या करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने प्रारंभ करवाया है। ठीक है। 1206 से 1210 तक ये सत्ता पर रहा है। लाहौर में इसकी मृत्यु हुई है। कहां हुई थी? लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी जब ये चौगान या पोलो खेल रहा था। क्या खेल रहा था? चौगान या पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई है। याद रखिएगा, समझे? तो ये कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर इसके दरबार में थे। कौन थे? हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर इसके दरबार में थे। कौन है? हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर। देखिए, कुछ बच्चे एक चीज याद रखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ताजुद्दीन यल्दूज। यल्दूज तो खुद गौरी का एक गुलाम था। यल्दूज जो है गौरी का ही एक गुलाम है, याद रखना। ताजुद्दीन यल्दूज गौरी का ही गुलाम था। ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आई? यल्दूज कौन था? यल्दूज तो खुद एक गौरी का गुलाम था भैया, जिसको कहां की सत्ता हाथ में आई थी? जिसको गजनी की सत्ता हाथ आई थी। याद रखिएगा, गजनी की सत्ता इसी के हाथ में आई थी। किसके? ताजुद्दीन यल्दूज के पास में। और यल्दूज से कुतुबुद्दीन ऐबक का बड़ा विवाद था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी इसी ताजुद्दीन यल्दूज से की थी। किससे की थी? ताजुद्दीन यल्दूज से। ठीक है, ठीक है। इसे गयासुद्दीन मोहम्मद है, शहाबुद्दीन मोहम्मद है, गयासुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, चलिए।
किसे इल्तुतमिश को दिल्ली भारत में सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की संज्ञा दी, किसने कहा था? ये तो एक सवाल ऐसा है कि एक इतिहासकार है आरपी त्रिपाठी जी ने कहा था कि इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक है दिल्ली सल्तनत का। याद रखिए, इसे गुलामों का गुलाम कहा गया है। इसे क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। ये ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी है। ये जो सत्ता है, सत्ता का केंद्र कहां ले आया था? ये सत्ता का केंद्र लाहौर से दिल्ली ले आया था। सत्ता का केंद्र कहां लाया है? लाहौर से दिल्ली ले आया था। इसी ने इक्ता व्यवस्था शुरू की। इक्ता व्यवस्था यही शुरू करता है। एक इसने गुट बनाया था जिसे नोबल फोर्टीज या तुर्कान ए चिहालगानी कहा जाता है। तुर्कान ए चिहालगानी इसी को कहा गया है। क्या कहा गया है? तुर्कान ए चिहालगानी का गुट है, इसी ने बनाया था। इक्ता प्रणाली इसी ने शुरू की। कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने क्या करवाया है जी? इसी ने कंप्लीट करवाया था। जीतल और टंका नामक दो सिक्के चलाए थे। कुछ इतिहासकार इसको महान मुद्रा शास्त्री भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे महान मुद्रा शास्त्री भी कहते हैं। जीतल और टंका नामक सिक्के चलवाए हैं। जीतल और टंका नामक इसने सिक्के चलवाए थे। पहली बार इसने गुंबदें बनवाई, इसीलिए इसे गुंबदों का पितामह भी कहा जाता है भारत में। क्या कहा जाता है? गुंबदों का पितामह, द फादर ऑफ टॉम्ब इन इंडिया। याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? फादर ऑफ टॉम्ब भी कहा जाता है। फादर ऑफ टॉम्ब भी इसे कहते हैं। भारत में गुंबदों का पितामह है। इसका लड़का था एक, इसका लड़के की डेथ हो गई थी, तो इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। क्या बनवाया था? सबसे पहले सुल्तानगढ़ी के मकबरे में ये बनी है। रजिया इसी की पुत्री है। रजिया इसकी पुत्री है। ये सवाल पूछा गया है, जो सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी वो इसी की लड़की है। 1210 से 1236 तक इस व्यक्ति ने शासन किया है। और एक मंगोल आक्रमणकारी जिसका नाम चंगेज खान था, चंगेज खान इसी के दरबार, इसी के टाइम पीरियड में भारत पर हमला करता है। मेरा एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक बड़ा फेमस वजीर है जिसका नाम है निजामुद्दीन। कहते हैं कि वो इसी का वजीर हुआ करता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो हिंद महासागर के बारे में सही नहीं है? यह पृथ्वी की सतह का 20% जल रखता है। नहीं, यह आंकड़ा सही नहीं है। बाकी देखिए, यह 3 महाद्वीपों को छूता है। बिल्कुल छूता है 3 महाद्वीपों को। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी का दक्षिणी छोर है। देखिए, अरब सागर भी तो इसी का भाग है, ऊपर फारस की खाड़ी है, यह भी सही है। अटलांटिक महासागर से 20 डिग्री तक की यह सीमा बनाता है। तो यह पृथ्वी की सतह का 20% पानी रखता है। यह आंकड़ा सही नहीं है। ठीक है, यह आंकड़ा जो है सही नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, यह आंकड़ा सही नहीं है कि इसे 20% पानी रखता है पूरी पृथ्वी का ऐसा। अच्छा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? डू द कमेंट कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है भैया। बताइए। ठीक है, एक मिनट इसको रिकैप लीजिए, मैं इसके बारे में कुछ जानकारी बता दूं आपको। एक सेकंड रुकिए, इसको सारा रिकैप ले लीजिए इसका। सॉरी, जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ध्यान दीजिए, ये इसका नाम हिंदुस्तान पर है। ये पूरी दुनिया का एकमात्र महासागर है
एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसके नाम पर है? एक देश के नाम पर है। किसके नाम पर है? एक देश के नाम पर है। और यह 3 महाद्वीपों की सीमा टच करता है। कौन से महाद्वीप हैं? 3 महाद्वीप इससे टच होते हैं। इसमें एक महाद्वीप है एशिया, एशिया है, एक अफ्रीका है, अफ्रीका है, और एक महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। भारत को एक तरफ से घेरा हुआ जो एक सागर है, अरब सागर, अरब सागर इसी का ही भाग है। अरब सागर इसी का ही भाग है। अब इसमें देखो, सुनो, ये डाटाबेस क्वेश्चन है। ये बात सही है। अभी अगर मैं बहुत एनालिसिस करूं तो लगभग 20% पानी है इसके पास, है ना, लगभग 20% पानी है। इसको एक मिनट रुकिए। अब चूंकि जब इस तरीके से भारत है, इस तरीके से भारत है, तो यहां पर हुआ अरब सागर। क्या हुआ? अरब सागर। यहां पर हो गया हिंद महासागर। तो इसकी उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी से संभवतः नहीं लगती है। ठीक है, उत्तरी सीमा इसकी फारस की खाड़ी से नहीं लगती है। ये शायद गलत है। गलत वाला जो ऑप्शन है भैया वो ये है आपका। ये सही है। लगभग इतना ही पानी रखता है, 3 महाद्वीपों को छूता है, अटलांटिक महासागर से 20 डिग्री अक्षांश तक की सीमा बनाता है। संभवतः ये सवाल गलत है। अच्छा, इसमें 20 का एक आंकड़ा खराब हो सकता है। कैसे खराब हो सकता है कि 20 नहीं है, 19% कुछ है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन आपके ये भी गलत हो सकता है। अगर बहुत एग्जैक्ट डाटा लगाओगे तो डाटा एग्जैक्ट ये भी खराब हो सकता है। ज्योग्राफी के हिसाब से ये भी डाटा खराब हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट 20% नहीं है। मैंने आपको दोनों ही केस बता दिए हैं। ठीक है, दोनों ही केस बता दिए कि हो सकता है ये डाटा भी आपका खराब हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट 20% नहीं है। ठीक है, अगर इसमें लगभग होता तो फिर ये गड़बड़ सही होता। तो ये भी हो सकता है। इसकी उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी की दक्षिणी छोर की सीमा है। कायदे से बात ये भी ठीक है, कायदे से बात ये भी ठीक है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यही इसका गलत है ना। कायदे से आंसर आपका ये भी ठीक है कि इसकी अरब सागर है, इस तरफ से है भाई। अरब सागर इसी का ही भाग है। अरब सागर के आप ऊपर चले जाओ, ऊपर फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, और फारस की खाड़ी का दक्षिणी भाग है ये हिंद महासागर है। कौन सा है जी? हिंद महासागर। तो ये भी ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस केस में थोड़ा सा डाउट वाली बात स्थिति है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट देखोगे तो ऊपर वाला ऑप्शन ही आपका गलत नजर आता है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है, दोनों केस आपको मैंने बता दिए। हो सकता है कि यह भी गलत हो सकता है, क्योंकि यह अरब सागर से टच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपको पता होना चाहिए, यह प्रशांत महासागर है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और एक पॉइंट याद रखिए, जो अटलांटिक महासागर है यह एस आकार का है। यह सवाल कई बार पूछा गया है। यह जो है यह एस आकार का है। किसका है? यह एस आकार का है भैया, यह एस आकार का है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, और इसी प्रशांत महासागर में एक पॉइंट याद रखना, जिसमें रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर इसी में है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसमें ही मारियाना ट्रंच है। इसमें ही मारियाना गर्त है। कौन सा है? मारियाना ट्रंच। मारियाना ट्रंच जो पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। क्या है जी? मारियाना ट्रंच है, सबसे गहरा है। यह भी प्रशांत महासागर में है। और इसी में रिंग ऑफ फायर है, जहां पर आपको 2/3 ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। 2/3 लिख लो या एक लिख लेना, 60% ज्वालामुखी, 60% एक्टिव ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। तो 2/3 शब्द हटा लो, इसको एडजस्ट कर सकते हैं कुछ बच्चे कि जी 2/3 क्यों बोल दिया। तो लगभग 60% एक्टिव ज्वालामुखी आपको यहां पर दिखाई देंगे। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल समझते हैं, जिसे कोरल कहते हैं। कोरल एक जलीय जीव होता है। कोरल क्या है? यह एक जलीय जीव है भैया।
कोरल एक जलीय जीव है, इसके ऊपर का जो कवर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से सतह कठोर हो जाती है। जब ये मर जाता है ना तो ये कवर इसका हट जाता है और ये द्वीपों का निर्माण करते हैं। किसका? द्वीपों का निर्माण। एक ऐसा ही द्वीप लक्षद्वीप है। क्या है जी? लक्षद्वीप। अब मेरी बात सुनिए, एक बार एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा था, एक सवाल बहुत शानदार पूछा है कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप किससे बना है? कोरल से। कोरल का जो ऊपर वाला कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उसकी वजह से सतह हो जाती है कठोर ऊपर की, और यही सतह द्वीपों का निर्माण करती है। ऐसा ही द्वीप एक लक्षद्वीप है। अब जब लक्षद्वीप की मिट्टी होगी तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा, तो लक्षद्वीप की जो मिट्टी है इसी वजह से अम्लीय है, और जहां पर यह होता है वहां पर बहुत ज्यादा अम्लीय होने की वजह से कई बार बहुत सारे द्वीप बेजान दिखाई पड़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशन कम ही है। बहुत सारे द्वीपों पर नेचुरल वेजिटेशन क्या है? कम है लक्षद्वीप के। ये सवाल पूछा था कि जो लक्षद्वीप है उस पर नेचुरल वेजिटेशन कम क्यों है, तो उसका उत्तर ये था कि इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह रही कि उसकी मिट्टी अम्लीय है। क्या है? एसिडिक नेचर की सॉइल हो जाती है। राजधानी क्या है बताइए? कावारत्ती यहां की राजधानी है, कावारत्ती। और ये केरला हाई कोर्ट के अंडर है भैया। किसके अंडर है? केरल हाई कोर्ट के अंडर है। एक सवाल यह भी पूछा गया था कि यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? यहां पर मलयालम बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मलयालम। यहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम। और लक्षद्वीप के दक्षिण में पड़ता है क्या? मालदीव, जो 8 डिग्री के चैनल से अलग होता है, इसको याद रखिएगा। तो लक्षद्वीप जो है आपका कोरल द्वीप है। अब मेरी बात सुनिए आप, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अंडमान निकोबार में भी कुछ द्वीप ऐसे हैं जो कोरल हैं। अंडमान निकोबार में भी कुछ द्वीप ऐसे हैं जो कोरल हैं। फिर आपने सर वो क्यों नहीं बताया? प्राइमरली देखें, अगर ज्यादातर देखें तो ज्यादातर जो आइलैंड हैं वो यहीं पर लक्षद्वीप के ही कोरल वाले हैं। अंडमान निकोबार का एक फैक्टर है ये, बस, है ना। अंडमान निकोबार जो है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बना है, ज्वालामुखी की वजह से बना है, और कोरल द्वीप की वजह से बना है। एक सवाल ये पूछा था कि अंडमान निकोबार कैसे बना है? प्लेट टेक्टोनिक से, कोरल द्वीप से, ज्वालामुखी क्रियाओं से, उपरोक्त सभी। तो फिर उसका उपरोक्त सभी उत्तर था। तो वहां पर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं, लेकिन जो मेजरली कोरल से बना है वो आपका लक्षद्वीप ही बना है। 1991 में आर्थिक सुधार हुए थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत पर विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो खत्म हो गया था और हमारा देश संकट से जूझ रहा था। तो सभी इसमें कृषि के क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण क्या हुआ? देखिए, सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, जो ये रिफॉर्म्स थे, जो सुधार हुए 1991 के, 1991 के जो रिफॉर्म हैं, उन्हें राव मनमोहन सुधार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राव मनमोहन सुधार भी कहा जाता है, राव मनमोहन रिफॉर्म्स। अच्छा, ये एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहलाते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और कौन सा? ग्लोबलाइजेशन। हुआ क्या प्यारे साथियों, जब वैश्वीकरण आया, तो वैश्वीकरण से हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था को अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोल दिया कि भाई तुम खूब आयात निर्यात करो। अब जब यहां के लोगों को लगने लगा कि हम खूब निर्यात कर सकते हैं, तो निर्यात करने की स्थिति में एक मोटिवेशन आया कि क्यों ना कैश क्रॉप्स अपनाई जाएं। वैश्वीकरण की वजह से भारत के जो किसान थे वो कैश क्रॉप्स की तरफ चले गए, जिन्हें हम नगदी फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं? नगदी फसलें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि एक और ये पूछा हुआ सवाल है, जब किसान नगदी फसलों की तरफ चला जाता है, खाद्यान्न फसलें वो छोड़ दे, गेहूं वेहूं पैदा ना करे और नगदी फसलें पैदा करे, नील, कपास, ये सब पैदा करे जो जल्दी बिकती हो, तो अगर किसान नगदी फसलों की तरफ जा रहा है तो इस घटना को कृषि का वाणिज्यिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही कृषि का वाणिज्यिकरण कहा जाता है। द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर,
ये पॉइंट याद रखना। सवाल ऐसे आया था कि ब्रिटिश भारत की रेवेन्यू पॉलिसीज का उद्देश्य क्या था, तो उसमें कई सारी चीजें लिखी थी। उनका एक उद्देश्य था कि भारत में एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया जाए। तो जब आप फूड क्रॉप से हट जाते हैं, कैश क्रॉप्स पे आ जाते हो, तो उसे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो हुआ क्या, निर्यात उन्मुख नकदी फसल की ओर रुझान होना और सार्वजनिक निवेश में कमी होना एक बहुत बड़ी वजह थी, है ना। ये एक वजह निकल कर आई थी एलपीजी रिफॉर्म्स की। इस घटना को कृषि का वाणिज्यीकरण कहा जाता है। देखिए सवाल पढ़िए ध्यान से मेरे प्यारे साथी। देखिए रुपए 10,000 का नोट पहली बार 1938 में जारी किया गया था। सही बात है, पहले बहुत बड़े बड़े नोट जारी किए गए थे। मैं तो चाहता हूं 1 लाख रुपए का नोट जारी हो जाए। इसे 1946 में और फिर 1978 में डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया। भारत के रुपये का प्रतीक उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। देखो तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूं, आप में से बच्चा भी इस बात को जानता होगा जिसकी बेसिक भी तैयारी होगी, इसको तो जानते हो। तो जहां पर भी सी नहीं है, उन सभी ऑप्शंस को आप काट सकते हो। ये काट दिया भाई, ये तो बच्चा जानता है, तो ए बी और सी सही है। क्या देखो, ये एलिमिनेशन मेथड लगा, सही बात है। तो फिर 10,000 का नोट 1938 में जारी किया था। 1940 पहले 46 में बंद किया, फिर 1978 में बंद किया। उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन इसे 2010 में अपनाया गया। ये ऑप्शन गलत है, 2005 में नहीं अपनाया गया था। वैसे भी भाई जब हमारा सी सही है, जब हमारा सी ऑप्शन सही है, तो जहां पर भी सी नहीं हम उसे काट देंगे, तो ए बी और सी ही हमारा सही ऑप्शन बचता है ना। एलिमिनेशन मेथड से बहुत प्रश्न आपके अच्छे हो जाते हैं। निम्न में से कौन सी शीत महासागर की धारा नहीं है? समझ रहे, कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, बताइए। इनमें एक जलधारा है जिसका नाम है अगुलिहास। ये एक गर्म जलधारा है। कौन सी है? अगुलिहास जलधारा एक गर्म जलधारा है। ठीक है, कौन सी? ये गर्म जलधारा है। बाकी ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। क्या हैं? ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। अगुलिहास की जो जलधारा है वो एक गर्म जलधारा है। ठीक है, चलिए 7वीं योजना में आईआरडीपी की अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? अगर मैं आपसे पूछूं कि आईआरडीपी की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआरडीपी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है जी? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका अर्थ है। और ये क्यों कहा था? इसमें क्या हुआ है, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। इसमें संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया। याद रखिएगा, यह गरीबों को बेरोजगार देने से संबंधित थी। यह गरीबों को बेरोजगार कह रहा हूं, सॉरी, गरीबों को रोजगार देने से संबंधित थी। यह गरीबों को रोजगार देने से संबंधित है, रोजगार देने से संबंधित थी, रोजगार देने से संबंधित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की यह कहानी है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। क्या है जी? आईआरडीपी के अंतर्गत यह रणनीति अपनाई गई थी। संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया था। ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, पूरी कहानी सुनिए। यह कहानी है एक लड़की की, एक लड़की जो एक बगावत से जूझ रही है, बगावत हो रही है। एक लड़की और उसका परिवार है, एक लड़की और उसका परिवार अपनी सेफ्टी के लिए एक चीज से जूझ रहा है। ये कहानी उसकी है। ये कहानी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। किसकी है ये कहानी? रस्किन बॉन्ड की है। और याद रखना, ये फ्लाइट ऑफ पिजन्स में ये बेस्ड ऑन द रिबेलियन ऑफ 1857। ये बुक, दिस बुक इज बेस्ड ऑन द रिबेलियन ऑफ 1857, रिबेलियन ऑफ 1857, उस पर यह आधारित पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। और आपको हम बता दें, 1857 की यह क्रांति, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? वीडी सावरकर साहब ने कहा है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? यह कहा है वीडी सावरकर जी ने। किन्होंने कहा है? वी डी सावरकर साहब ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। यह एक लड़की की कहानी है, जो लड़की अपने परिवार के साथ जूझ रही है, क्या ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने सर्वाधिक वृद्धि दर हासिल की थी? देखिए,
ये थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी है जी? 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें भारत ने सर्वाधिक ग्रोथ रेट को हासिल किया। ये ग्रोथ रेट इस बात में मायने रखती थी, इसके मायने इसलिए भी ज्यादा हैं कि 2008 में वैश्विक मंदी, इसके जो मायने हैं, मायने ये थे कि 2008 में एक ग्लोबल रिसेशन आया था, में एक वैश्विक मंदी के बावजूद, ये एक बहुत बड़ी बात थी। वैश्विक मंदी के बावजूद इतनी ग्रोथ रेट हासिल करना जो मैक्सिमम रही, ये सबसे ज्यादा थी, है ना। ये कभी भी 7% से नीचे नहीं गई और 8% तक चली गई थी। 7 से 8% के बीच में हमारी ग्रोथ रेट चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर 8.3 भी आपको लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? 8.3 भी आपको लिखा मिलेगा, लेकिन 7 से 8% तक हमारी ग्रोथ रेट रही और हम उसी ग्रोथ रेट को आज तक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मिल नहीं रही है। ठीक है, विरलीकरण क्या होता है? देखिए, रेयर फ्रिक्शन ऑकर्स व्हेन द एयर प्रेशर इज लो, है ना। क्या होता है? जब एयर प्रेशर आपका लो होता है तब विरलीकरण होता है। अब सवाल यह आता है कि हवा का जो दाब है उसे किससे नापते हैं? हवा का दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। ये जो दाब है, इस दाब को बैरोमीटर से नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। याद रखना, ये अजर अमर सवाल होते हैं। इसमें अगर पारा एक साथ नीचे गिर जाए, समझ लो तूफान आने वाला है। अगर पारा एक साथ नीचे गिरे तो यह आंधी तूफान का संकेत है। किसका संकेत है? आंधी तूफान का संकेत है। और अगर पारा धीरे धीरे ऊपर जाए, धीरे धीरे क्या जा रहा है? धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो यह साफ मौसम का संकेत होता है। किसका संकेत है? यह साफ मौसम का संकेत है। बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? बैरोमीटर से इसको नापा जाता है। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्रदान होती है? आपने याद है कि लोग ये कहते हैं कि अरे लगता है दिमाग का कोई तार गड़बड़ हो गया है। यही तार न्यूरॉन्स हैं, पतले पतले होते हैं शरीर दिमाग के अंदर। इसमें डेट्राइट होती है। क्या होती है? डेट्राइट। इन्हीं का काम है सूचनाओं को रिसीव करना। क्या है जी? सूचनाओं को रिसीव करना इन्हीं का काम होता है। और जब सूचनाओं को ये रिसीव करते हैं, ठीक है, 5वें का ए नहीं, ए नहीं है बेटा। कोई भी सेवारत मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सेवारत आदमी को कैसे काम पे लगा दोगे आप? ठीक है, तो इन्हें रिसीवर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसीवर्स भी इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्हें रिसीवर्स की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन्हें रिसीवर्स की संज्ञा भी दी जाती है। इन्हें रिसीवर्स भी कहा जाता है। इन्हें रिसीवर्स भी कहा जाता है। आप पजल मत होइए। ये कुछ बच्चे जो हैं एनएचआरसी के चेयरमैन को लेकर पजल हो रहे हैं। सुनिए, जो एनएचआरसी के चेयरमैन होते हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो उसमें क्या है कि ऑप्शन आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। कई बार आपको ऑप्शन भी सही से देखने पड़ते हैं। अगर आप ऑप्शन को ही देखेंगे तभी तो बात बनेगी। अब इसमें देख लो एक बार, कुछ बच्चे पजल हो रहे हैं। जैसे कोई भी सेवारत न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का, अब उसमें दोनों होते, मान लो ये होता कि भाई ये और ये दोनों, तो हम उसको लगा लेते। ठीक है भाई, ए और सी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी है। 4 ऑप्शन है, चारों ही अलग अलग हैं, उन्हीं में से एक लगाना है, तो क्या लगेगा? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसमें कई बार मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की तरफ हमें जाना पड़ता है बाबू। तो इन्हें रिसीवर्स भी कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? सूचनाओं को सूचना पहुंचाना, सूचनाओं को
पहुंचाना दिमाग के अंदर इनका काम होता है। और बड़े पतले पतले तार होते हैं भैया, डॉक्टर कहते हैं कि बड़ी पतले पतले न्यूरॉन्स होते हैं। इसका मैं एक कोड आपको बताता हूं। ऐसा हुआ, शाहजहां की बदनसीबी कुछ ऐसी थी कि जो शाहजहां है ना भैया, उसने अपने सामने ही अपने लड़के लड़ते हुए देखे। कैसे? युद्ध हुए, BDS, ये कोड याद रखिए, KD आपको याद रह जाएगा। BDS बहादुरपुर का युद्ध। फिर होता है धर्मठ, धर्मठ। फिर है सामूगढ़, सामूगढ़। फिर होता है खंजवा, और फिर होता है देवराई। क्या है? देवराई का युद्ध होता है। और इसी देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब ने क्या किया है? अपने सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी, जिसका नाम दारा शिकोह था, उसको पकड़ा और उसको मौत के घाट उतार दिया, है ना, उसको मौत के घाट उतार दिया। और समझ लीजिए, तो यहां पर क्या कोड बनेगा BDS KD में? तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ है? सबसे पहला बहादुरपुर का युद्ध हुआ है। तो ऑप्शन जो 2 से शुरू नहीं है उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। लो, ये डिस्कनेक्ट कर दिया, तो या तो B होगा या D। फिर बहादुरपुर के बाद हुआ है धर्मठ। क्या हुआ है? तो 2 के बाद 1 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, तो ऑप्शन D ही हमारा सही आंसर है। ठीक है। शाहजहां के समय में लड़े गए ये युद्ध उत्तराधिकार के युद्ध थे, जिसमें औरंगजेब है, शाह सुजा है, दारा शिकोह है, उसके लड़के लड़ रहे थे आपस में, उसके लड़के आपस में लड़ रहे थे। और जब उसके लड़के आपस में लड़ रहे हैं तो ये शाहजहां की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उसके लड़के आपस में लड़े। ठीक है, चलिए कॉलम A को कॉलम 2 से मिलान करो। आप जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए, आप ये मत सोचो कि आपको यहां से मैच करना है। तुम ये देखो तुम्हें क्या पता है, आप ऑप्शन को अपने हिसाब से नचाओ। ठीक है। जैसे सबको पता डिकम्पोजर्स अब घटक कौन से होते हैं? ये जीवाणु डिकम्पोजर्स होते हैं। मैंने क्या कहा? आप ऑप्शन को अपने हिसाब से नचाओ। तो जहां भी 4 का C है उसको सही आंसर लगा दो। लो, लग गया D। मैंने इस सवाल को रखा किस लिए? ताकि मैं आपके IQ चेक कर सकूं। मुझे पता है डिकम्पोजर्स कौन होते हैं। ये जीवाणु कवकित होते हैं जो चीजों को अपघटन कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो अब देखो, एक कह रहे हैं जी C। क्यों कहते हो तुम ऐसी बातें? क्यों कह रहे हो? जब 4th का C है और वो यहां दिख रहा है आपको, तो क्या दिक्कत आ रही है? जब 4th का C है और वो यहां दिख रहा है तो क्या दिक्कत हो गई? तो पहले का क्या हो जाएगा? B। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे। हरे पौधों को कौन खाता? खरगोश। ठीक है, खरगोश खाता है। तो सेकंड का हो गया D। ठीक है, समझे? तो ये समझो आप कि इस तरीके से आपको मैच करना है। प्रथम उपभोक्ता कौन है? खरगोश। ठीक है, खरगोश को कौन खा जाएगी? लोमड़ी। भाई आपको एक चीज क्लिक होनी चाहिए, फिर सारी चीज क्लिक हो जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री पद की जो योग्यता है यह दी गई है कि वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, और उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे तो वो लोकसभा का हो, वो राज्यसभा का हो। और अगर वो सदस्य नहीं है तो वो सदस्य बनकर आए, या तो लोकसभा का इलेक्शन लड़काए या राज्यसभा से आए, लेकिन उसको होना चाहिए। तो नियुक्त करते हैं, कौन करते हैं? यह लिखा है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है। किसका नेता है? बहुमत प्राप्त दल का नेता है, जो मेजोरिटी जिस दल को मिली है उसका लीडर है वो। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। क्या किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। निम्न में से कौन सा, बड़ा खतरनाक सवाल है, मैं इस बार करंट का सवाल ही बताऊंगा, बहुत जबरदस्त। एक देश है पेरू। पेरू में के जंगलों में एक मधुमक्खी पाई जाती है।
उस मधुमक्खी में डंक होता नहीं है। कैसी बात कर रहे हो, डंक नहीं होता? हाँ, बहुत सारी मधुमक्खी में डंक नहीं होते हैं। अमेज़न के जंगलों में यह मधुमक्खी पाई जाती है। पेरू ने कहा है कि इस मधुमक्खी को, हालांकि इसका शहद उत्पादन से है, इसलिए आप समझ भी गए होंगे किससे है, शहद उत्पादन से किसका संबंध है, एपीकल्चर है ये। सुनिए, तो पेरू ने कहा है कि भाई इस जो इंसेक्ट है, ये जो मधुमक्खी है, इसे जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार किसी इंसेक्ट को मिला है तो पेरू देश ने दिया है। ये बिना डंक वाली मधुमक्खी है और इसका शहद इतना अच्छा होता है कि इसे बहुत मतलब जबरदस्त चीज होती है। ये अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एपीकल्चर से इसका संबंध है। किससे? एपीकल्चर। ये शहद उत्पादन से होता है। 2005 में देखिए, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी के अनुमान से है। एक सवाल मैं आप ही के लिए छोड़ के चला जाता हूं, कल मैं आपको इस सवाल का प्रश्न पूछूंगा कि भारत में मानव विकास रिपोर्ट में बता दूं, भारत जो है, जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वैसे भारत 130वें नंबर पर है, बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, है ना। ये रिपोर्ट किसने जारी की थी, थोड़ा सोचिएगा, किस वर्ष आई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।